हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम रूल लीग मूवमेंट। मगर होम रूल लीग मूवमेंट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया भर में क्या हालात थे और नेशनलिस्ट लीडरशिप का क्या रिस्पॉन्स रहा उन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए। बात कुछ यूँ है कि जब 1914 का दौर था तब दुनिया में पहली जंग अज़ीम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई। उस वक़्त दुनिया दो कैंपस में तकसीम हो गई थी। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इटली और जापान थे, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। इसी दौरान भारत में कौमी जज्बा जो है बढ़ने लगा और नेशनलिज्म का एहसास और ज़्यादा गहरा होता गया। इस जंग के दौरान भारत के जो नेशनलिस्ट्स है उनका रवैया तीन मुख्तलिफ तरीक़ों में सामने आया। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो नेशनल लीडरशिप थी, जो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी थी, वो तीन ग्रुप उसमें जो है बट गई थी। मॉडरेट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एंड रेवोल्यूशनरीज। और ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार हमें इन तीन ग्रुप्स का जो है तीन डिफरेंट रेस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वार को देखते हुए। जब लीडरशिप ने देखा कि जो ब्रिटेन है वो इस टाइम वर्ल्ड वार में इंडल्ज है, इन्वॉल्व है और सारे रिसोर्सेज वही डाइवर्ट हो रहे हैं, तो इन राष्ट्रवादियों का जो रेस्पॉन्स है वो कैसे सामने आया। तो इंडियन राष्ट्रवादियों का रेस्पॉन्स तीन तरीकों में हुआ। मॉडरेट्स की बात करें तो मॉडरेट्स ने ये सही समझा कि इस टाइम जो ब्रिटेन है वो जंग में इन्वॉल्व है और इसीलिए हमारा फ़र्ज़ है हुकूमत के प्रति जिम्मेदारी निभाना। अगर हम एक्सट्रीमिस्ट्स को देखें तो एक्सट्रीमिस्ट्स का रेस्पॉन्स क्या रहा। तिलक को जून 1914 में जेल से रिहा किया गया था और उन्होंने भी जंग में ब्रिटेन का साथ दिया। वो ये सोच रहे थे कि ब्रिटेन उनकी वफादारी का इनाम देकर भारत को सेल्फ गवर्नमेंट देगा। No. अब रेवोल्यूशनरीज का रेस्पॉन्स क्या रहा। इनकलाबी लोगों ने इस जंग को एक मौका समझा कि वो भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़े और भारत को आज़ाद करवाए। लेकिन ब्रिटिश के जंग में भारतीय मददगार ये नहीं समझ पाए कि असल में ये इंपीरियलिस्ट पावर्स अपनी कॉलोनीज और मार्केट्स बचाने के लिए ही लड़ रहे हैं। Yes? वही अगर हम इनकलाबी सरगर्मियों की बात करें तो इनकलाबी सरगर्मियां उस वक़्त गद्दर पार्टी के ज़रिए नॉर्थ अमेरिका में, बर्लिन कमेटी के ज़रिए यूरोप में और कुछ मुतफरिक बगावत के ज़रिए जो सिंगापुर सिपाही बगावत थी तो वहाँ पे की गई। इंडिया के अंदर इनकलाबियों के लिए ये जंग एक जन्नत से भेजा गया हुआ मौका था, क्योंकि इस दौरान इंडिया से अंग्रेज़ फौजों को बाहर भेजा गया था। एक वक्त ऐसा भी आया कि सिर्फ 15,000 अंग्रेज़ी फौज भारत में बच गए, बाकी सारी फौज जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट में इन्वॉल्व हो गई। साथ ही जर्मनी और टर्की जैसे ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद की उम्मीद भी बढ़ गई। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है नेशनलिज्म की भावना भारतीयों में जगी, भारतीयों में बढ़ी और यहाँ सीन में आता है होम रूल लीग मूवमेंट। बेसिकली होम रूल जो है इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 1860 के दशक में आयरलैंड में हुआ। Wow. एक्चुअली इंडियन होम रूल लीग जो है वो इरिश होम रूल लीग से इंस्पायर्ड थी और क्योंकि आयरलैंड में ब्रिटिश रूल चल रहा था और आयरलैंड के लोगों की डिमांड थी कि उन्हें सेमी इंडिपेंडेंट रूल मिलना चाहिए,
यानी ब्रिटेन का रूल तो रहे लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आयरलैंड के लोगों की अपनी होनी चाहिए। इसी मूवमेंट के चलते आयरलैंड के लोगों को अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिली थी। ये बात बिल्कुल सही है कि इस मूवमेंट के चलते 1886 में पहली बार आयरिश होम रूल बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया। हालांकि ये बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भी 3 और अटेम्प्ट्स किए गए और फाइनली 1920 में आयरिश होम रूल बिल पास हो गया। अब जो कनेक्शन है आयरिश होम रूल और इंडियन होम रूल लीग के बीच, वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी और यही थी जो इंडिया में होम रूल लीग का कंसेप्ट लेकर आई। हालांकि जब ये इंडिया आई तो उनका पर्पस होम रूल लीग शुरू करना नहीं था। 1893 में जब ये पहली बार इंडिया आई तो ये आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के लिए। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग कैसे शुरू किया, ये समझने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है। बेसिकली थियोसॉफिकल 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, थियोस और सोफिया। थियोस का मतलब होता है गॉड और सोफिया का मतलब होता है विजडम। इस सोसाइटी का मकसद था अलग अलग स्क्रिप्चर्स को जो है देखना और नॉलेज प्राप्त करना। हालांकि ये सोसाइटी अमेरिका में शुरू हुई थी, लेकिन फिर एनी बेसेंट इसे इंडिया में खींच के ले आई और अब इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर था वो मद्रास बन चुका था। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम करते करते इंडिया में एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली थी और क्योंकि लोग उनके विचारों को सुनना और पढ़ना चाहते थे तो उन्होंने 1914 में 2 न्यूज़पेपर शुरू किए, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। न्यू इंडिया कोई नया न्यूज़पेपर नहीं था, बेसिकली मद्रास स्टैंडर्ड को खरीद कर उन्होंने इसका नाम बदल के न्यू इंडिया कर दिया। और इन न्यूज़पेपर्स में सिर्फ थियोसॉफिकल थॉट्स नहीं बल्कि उस समय के इंडियन पॉलिटिकल टॉपिक्स पर भी डिस्कशन होती थी। कहने का मतलब एनी बेसेंट जो है उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंटरेस्ट जो है दिखाया और इसके चलते उन्होंने 1914 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 1914 कांग्रेस सेशन में डेलीगेट भी रही। इसके साथ कांग्रेस में उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी और नेक्स्ट ईयर 1915 कांग्रेस सेशन में उन्होंने होम रूल लीग शुरू करने का आइडिया प्रेजेंट किया। उन्होंने लोगों को बताया, देखो आप लोग तो जानते ही हो कि मैं आयरलैंड के रहने वाली हूँ और आयरलैंड में तो होम रूल लीग नाम का एक मूवमेंट चल रहा है। ऐसा ही मूवमेंट अगर इंडिया में शुरू किया जाए तो वैसे ही रिजल्ट्स यहाँ भी देखे जा सकते हैं। ये जो कांग्रेस सेशन 1915 का था, यहाँ ये आइडिया प्रेजेंट किया गया था। ये वैसे भी अपने आप में एक हिस्टोरिक सेशन था क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स वापस से जो है रीयूनाइट हो गए थे। और अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि स्प्लिट कब हुई थी, स्प्लिट हुई क्यों थी? तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके। ओके, लेट अस गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो जब एनी बेसेंट ने 1915 कांग्रेस सेशन में अपना होम रूल लीग का आइडिया प्रेजेंट किया, लोगों को ये बात कोई जम ही नहीं रही थी। लेकिन एनी बेसेंट में कुछ कम भी नहीं था। उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा, देखो सितंबर 1916 तक का टाइम दे रही हूँ, या तो कांग्रेस होम रूल लीग शुरू करने का आइडिया मान ले, नहीं तो मैं खुद ही होम रूल लीग एज ए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दूंगी। अब यहाँ कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट है। बेसिकली क्या हुआ कि 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट गए और अब 1915 कांग्रेस सेशन में एनी बेसेंट होम रूल लीग का आइडिया प्रेजेंट कर रही थी, तो तिलक भी वही मौजूद थे। एनी बेसेंट तो दे चुकी थी कि कांग्रेस को सितंबर तक का अल्टीमेटम, और अब कांग्रेस के जवाब का इंतज़ार हो रहा था।
लेकिन लोकमान्य तिलक ने सोचा कि होम रूल लीग का आइडिया तो अच्छा है, एनी को वेट करने देते हैं, लेकिन मूवमेंट में खुद स्टार्ट करता हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया और 1916 में बॉम्बे में होम रूल लीग स्टार्ट कर दी। लेकिन एनी बेसेंट सितंबर 1916 तक इंतज़ार कर रही थी और जब कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, एनी बेसेंट ने भी अपने थियोसॉफिकल फॉलोवर जॉर्ज अरुंडेले को साथ लेकर होम रूल लीग स्टार्ट कर दी। तो इसका मतलब अब 2 होम रूल लीग्स बन चुकी थी, एक लोकमान्य तिलक की होम रूल लीग, दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं, क्या तिलक और बेसेंट दोनों की होम रूल लीग आगे जाके एक हो गई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्या उनमें कोई लड़ाई झगड़े थे जिनकी वजह से 2 अलग होम रूल लीग्स बनी, या फिर आगे चलकर कोई यूनिटी हुई? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, उनके काम करने का तरीका क्या था? Yes? एक था या डिफरेंट थे? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा होम रूल लीग पार्ट 2 वीडियो में, जहां इन सब के अलावा हम ये भी देखेंगे होम रूल लीग कैसे एंड हुई और आगे चलकर ये मूवमेंट सक्सेसफुल रही या फेल हो गई। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड लक।